Hello everyone, welcome all to my channel Study Miles with SS with a very new topic of commerce that is fuel then and now. Hope so आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कॉमर्स का टॉपिक लेके चलेंगे जो कि है हेनरी फ्योल देन एंड नाउ। अब समझेंगे कि देन एंड नाउ क्या है। ओके, सबको पता है कि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। ओके, देन मीन्स तब क्या प्रिंसिपल्स थे और नाउ मीन्स अब क्या प्रिंसिपल्स हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, तो इसका हिस्ट्री जानते हैं कि ये कैसे मॉडिफिकेशन हुआ है, किसने इसको मॉडिफाई किया है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स या पेयर मेंबर्स के साथ शेयर भी करिएगा। ओके, चल स्टार्ट करते हैं। यूएसए में एक यूनिवर्सिटी है मॉन्ट क्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी। यहाँ के एक प्रोफेसर हैं रॉड्रिग्वेज। इन्होंने एक बुक लिखा था फ्योल देन एंड नाउ। इन्होंने एक बुक लिखा था कि फ्योल तब क्या थे और अब क्या है, 14 प्रिंसिपल्स। और बुक का नाम था अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग टुडेज ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। ये बुक थी और इस बुक के अंदर इन्होंने इस टॉपिक को डिस्क्राइब किया था हेनरी फ्योल देन एंड नाउ। और ये बुक कब पब्लिश हुई थी? इन द ईयर 2001। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखेंगे 14 प्रिंसिपल्स क्या क्या थे हम लोग के। यहाँ मैं लिख देती हूँ टेबल वाइज में प्रिंसिपल्स देन एंड नाउ। इन्होंने इस बुक में ये सारे प्रिंसिपल्स लिखे हैं और ये बुक पब्लिश हुई थी इन द ईयर 2001। लेकिन जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में आपको जो प्रिंसिपल्स दिए जाएंगे या आपको जो प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है? जो हेनरी फ्योल ने दिया है उसके अकॉर्डिंग। ये जस्ट एक नया वर्जन है मॉडिफिकेशन का, देन एंड नाउ। ओके, तो मैं करवा दे रही हूँ। ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया है और जिन लोगों को 11-12 जो सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है कि अगर एमसीक्यूज़ आते हैं तो उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्या था मेरा प्रिंसिपल है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या था कि जो काम है मेरा, मैनेजर जो काम असाइन करता है उस काम को डिवाइड कर दे छोटे छोटे पीसेस में कि जिसका जो हुनर है उसको वही काम मिले। मीन्स डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स काम को उनके अकॉर्डिंग बांट दे। ओके, देन में क्या था? पहले क्या था? स्पेशलाइजेशन। इन वर्कर्स जॉब डिज़ाइन। और अब क्या है? जनरलाइजेशन है इन वर्कर्स जॉब डिज़ाइन। स्पेशलाइजेशन क्या था? मीन्स एक पर्टिकुलर जॉब है, एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर जॉब दिया गया और वो उसी जॉब को वो कर पा रहा है। मीन्स स्पेशलाइजेशन उसका उसी जॉब में है। लेकिन अभी क्या है? अभी जनरलाइजेशन है। मीन्स आपको जो काम सिखाया जा रहा है आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ सीमित नहीं रहोगे, बल्कि वो काम को आप बाकी जगह भी जाके कर सकते हो। जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई बंदा है, ठीक है, इसको कोई एक पर्टिकुलर मशीन है, इसको यही चलाना आता है, तो ये इसी मशीन में ये स्पेशलाइज्ड है, इसको यही मशीन चलाना आता है, इसी की मोटर इसको चलानी आती है। ये कब का था? ये तब का था। लेकिन अब क्या है? अब ऐसे हम बंदों को उठाएंगे, ऐसा ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयज़ को कि जो उसको सिखाएं तो वो सिर्फ इस पर्टिकुलर मशीन को ना चला पाए, वो बाकी मशीन्स को भी वो चला पाए। मीन्स जनरलाइज कर पाए अपना जो उसका जो टैलेंट है वो बाकी चीज़ों पे भी वो स्पेसिफाई कर पाए। सो पहले के टाइम में क्या है? स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर जॉब डिज़ाइन होता था, बट अभी क्या है? जनरलाइजेशन है। ओके,
होप सो अब ये आपको फर्स्ट वाला क्लियर हो गया होगा कि पहले स्पेशलाइजेशन और अब क्या होना चाहिए, अब जनरलाइजेशन होना चाहिए। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है मेरा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ्योल ने क्या दिया था कि मैनेजर्स आर एम्पावर्ड, और अभी क्या है, एम्प्लॉयज आर एम्पावर्ड। मीन्स मैनेजर्स को बनाओ, एम्पावरिंग किसको दो, मैनेजर्स को बनाओ। मैनेजर ही अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाएगा, वर्क असाइन करेगा और फिर एम्प्लॉयज़ उस काम को करेंगे। बट अभी क्या होना चाहिए, अभी एम्प्लॉय को ही सीधे एम्पावरमेंट दो, एम्प्लॉय को ही सिखा के ट्रेन करके भेजो, ना कि मैनेजर को पहले सिखाओ फिर मैनेजर एम्प्लॉयज़ को बताएगा, ऐसा नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ को ही एम्पावर करके भेजो। तो ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, पहले मैनेजर्स को एम्पावरिंग मिलता था, अब एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए। ये हमारा सेकंड था। सिमिलरली थर्ड क्या है मेरा, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता था कि जो मेरा सबॉर्डिनेट है वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो एक ही सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा, एक ही बॉस को रिपोर्ट करेगा। ये फ्योल ने कहा था, सबॉर्डिनेट्स रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। बट अब क्या होना चाहिए, अब जो सबॉर्डिनेट्स हैं विल रिपोर्ट टू मल्टीपल बॉस, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए बहुत सारे ओनर्स की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ एक ओनर के बलबूते कंपनी नहीं चलता है, ठीक है। सीटीओ चाहिए, सीईओ चाहिए, सीएफओ चाहिए, सीओओ चाहिए, बहुत सारे ओनर्स चाहिए। तो इसीलिए जो सबॉर्डिनेट है वो मल्टीपल, मतलब जितने भी बॉस है उनको वो क्या कर सकता है, उनसे वो कमांड ले सकता है। और कुछ अगर बात उनको कहनी है लो लेवल वालों को, तो वो डायरेक्ट जाके अलग अलग बॉसेस को वो कह सकता है, ठीक है। दैट इज़ वो रिपोर्ट जो है वो मल्टीपल बॉसेस को कर सकता है। बट पहले क्या था कि सबॉर्डिनेट विल रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस। ये फ्योल ने कहा था। देन वाला जो भी है वो फ्योल ने कहा था। लेकिन जिन्होंने बुक लिखा है रॉड्रिगेस, इन्होंने क्या कहा था कि ऐसा होना चाहिए। फोर्थ है मेरा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सेम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या था कि फंक्शंस हैव ओनली वन बॉस, वन प्लान एंड वन बॉस, कि एक ही प्लान होना चाहिए और एक ही बॉस होना चाहिए। वन प्लान एंड वन बॉस, कि जो प्लान है एक ही प्लान के डायरेक्शन में सबको ही जाए, एक ही डायरेक्शन उसी प्लान को फॉलो करे और एक ही बॉस को वो रिपोर्ट करे या एक ही बॉस से वो क्या कमांड एक्सेप्ट करे। बट अब क्या होना चाहिए कि फंक्शंस जो है have multiple plans and multiple bosses। ओके, मल्टीपल प्लान्स भी होने चाहिए और एट द सेम टाइम मल्टीपल बॉसेस भी होने चाहिए। नाउ फिफ्थ है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या था, पहले फॉर्मलाइज्ड कंट्रोल्स था। फॉर्मलाइज्ड कंट्रोल्स अगर हम बोले तो एक फॉर्मल वे में हर चीज़ चलती थी। कंट्रोल रहता था बॉस का अपने एम्प्लॉयज़ पे, और एम्प्लॉयज़ परफॉर्म करते थे, अच्छा परफॉर्मेंस देते थे, और बॉस उनको क्या करता था, उनको रिवॉर्ड देता था। सिमिलर ये चलता था, एक फॉर्मल वे में चलता था कि अगर रिपोर्ट भी करना है आपको, सपोज़ आपको ए से डी तक जाना है तो उसके लिए आपको पहले बी जाना होगा, बी सी जाएगा, फिर सी डी जाएगा, डायरेक्टली ए डी नहीं जा सकता है। ये था एक फॉर्मल वे में, कंट्रोल्ड वे में। बट अब क्या हो गया है कि अब इनफॉर्मल पीयर प्रेशर्स, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। मीन्स आपके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत हो गए। पहले कुछ एम्प्लॉयज़ ही काम करते थे कंपनी में, अब हैं कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते, तो आपस में क्या हो गया, आपस में कंपटीशन भी हो गया है। पीयर प्रेशर क्या हो गया है, पीयर प्रेशर मीन्स कि सेम लेवल वाले लोग पे क्या हो गया, प्रेशर हो गया है। अब जैसे ए है, ए अपना काम एकदम टाइम पे दे रहा है,
ओके। उसी लेवल पे बी है, बी को भी एक प्रेशर आ जाएगा कि नहीं, ए ने अपना काम बिफ़ोर टाइम दिया है तो मुझे भी बिफ़ोर टाइम कंप्लीट करके देना है या ऑन टाइम देना है, तो बी पे क्या आ जाएगा, बी पे भी प्रेशर आ जाएगा। सिमिलरली अगर सी भी सेम रैंक पे है तो उस पर भी प्रेशर आ जाएगा। तो पीयर प्रेशर आ गया, यहाँ पे इनफॉर्मल हो गया कि रिलेशंस थोड़ा सा इनफॉर्मल चला गया, एक कंट्रोल नहीं हुआ, कंट्रोल के बाहर आप गए हो। ओके, सो ये था डिसिप्लिन का। नेक्स्ट देखते हैं, 6 है सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन गुड। ओके, इसमें क्या हो गया, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन गुड मीन्स एक जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है वो सब कोई उसको फॉलो करेगा, सिर्फ एक लोग का इंटरेस्ट लेके नहीं चलेंगे। अगर बाकी लोग भी हाँ भरेगा, बाकी लोग अग्री करेगा तो फिर उसको हम लेके चलेंगे, मीन्स सबकी बात हम सुनेंगे। ये था सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। पहले कहता है एम्प्लॉयज़ आर कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, means they have to work only for the organization. What the organization says, what the organization plans, they have to work according to that. But अब क्या है, organization is committed to the employees, means organization को भी employees का ध्यान रखना पड़ेगा। committed to the employees, यहाँ पे क्या था कि जैसा ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है वैसा एम्प्लॉयज़ को करना पड़ेगा। बट अब क्या होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को भी एम्प्लॉयज़ की बात सुननी चाहिए। मींस अगर एम्प्लॉयज़ अपना कोई सजेशन दे रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, नए नए आइडियाज़ दे रहे हैं फॉर द वेलबींग ऑफ द एसोसिएशन, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को सुनना पड़ेगा, उसको भी सुनना चाहिए। मींस म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से, म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। तो ये था हमारा नंबर 6। 7 है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल क्या, इसमें रीजनेबल मीन्स पर्सोनल, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल में क्या था कि टाइम पे आपको सैलरी मिलना चाहिए, रेम्यूनरेशन टाइम पे मिलना चाहिए, जितना काम करे उसके अकॉर्डिंग आपको रेम्यूनरेशन पे होना चाहिए। रीजनेबल पे रिवॉर्ड सिस्टम, फ्योल ने कहा था रीजनेबल पे रिवॉर्ड सिस्टम मीन्स आप जितना काम करोगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा। मीन्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे किसी साल कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या दे दिया, उससे बोनस के बेसिस पे उसने रिवॉर्ड दे दिया एम्प्लॉयज़ को, एज अ बोनस दे दिया, ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स कुछ कुछ दे दिए। तो ये कहता है कुछ रीज़न हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, तो रीज़नेबल पे रिवॉर्ड था। बट अब क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम। मीन्स आप जैसा परफॉर्म कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसके अकॉर्डिंग आपको पे होना चाहिए। ओके, पहले एक सिस्टमाइज्ड वे में चलता था। मीन्स आपको 600 यूनिट्स आपको पैक करने हैं, ठीक है, उसके लिए आप 2 घंटा लगा रहे हो, 4 घंटा लगा रहे हो, डजंट मैटर, आपने इतने यूनिट्स पैक करके दे दिए तो आपको पेमेंट उसका मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो उस बंदे के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। जो 4 घंटा काम कर रहा है उसके लिए तो ठीक है, बट वो उसी काम को एफिशिएंटली कर रहा है 2 घंटे में, तो उसके लिए तो वो चीज़ गलत हो गई कि अगर हम कम टाइम में भी अगर हम पूरा काम करके दे रहे हैं तो हमको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो अब क्या होना चाहिए, अब परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उस टाइम पे फ्योल ने क्या कहा था कि रीजनेबल पे रिवॉर्ड सिस्टम मीन्स जितना जो काम है उस काम के अकॉर्डिंग आपको उतना पैसा मिल जाएगा। बट अब क्या है कि एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस पे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ओके, सो दिस वाज ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। 8 है सेंट्रलाइजेशन। ओके, व्हाट डज सेंट्रलाइजेशन मीन्स इन फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेंट्रलाइजेशन क्या था कि जितनी भी पावर है एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे एक सेंटर में एक अथॉरिटी होना चाहिए, इसके पास सारी पावर्स होनी चाहिए। ये था सेंट्रलाइजेशन का।
उस फेयोल ने क्या कहा सेंट्रलाइजेशन में, ट्रिकल डाउन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। ओके, उन्होंने कहा था कि जो सेंटर पे जो रहेगा उसी को सारी पावर्स मिलेगी और उस पावर्स के अकॉर्डिंग वो लोगों को वर्क असाइन करेगा। मीन्स टॉप डाउन बॉटम अप्रोच इसमें इन्होंने कहा था। बट अब क्या होना चाहिए, टास्क रिलेवेंट होना चाहिए और एडहॉक डिसीजन मेकिंग। टास्क रिलेवेंट मीन्स जिसका जो टास्क है उसके अकॉर्डिंग वो टास्क उसको देना चाहिए। अब सपोज़ ए के पास टैलेंट है कि वो सेल्स ही ऑर्गेनाइज कर सकता है, बी के पास टैलेंट है कि वो फील्ड वर्क जाके कर सकता है। तो जिसको जो हुनर है, जिसमें जो उस लायक है, जो लायबल है करने के लिए, उसको वो टास्क देना चाहिए। मीन्स टास्क रेलेवेंट होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन में। ओके, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वन। 9th में क्या है, स्केलर चेन। स्केलर चेन पहले क्या था, एक फॉर्मलाइज्ड कम्युनिकेशन था, ठीक है, एक हायरार्की में रहता था। बट अब क्या होना चाहिए, लेस फॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, फ्लैटर होना चाहिए, फ्लैटर कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। पहले क्या था, एक फॉर्मल था, जैसे मैंने बताया ए बी सी डी, मीन्स ए को अगर डी तक पहुंचना है तो उसको बी सी से होके गुजरना पड़ेगा, एक हायरार्की में था। बट अब क्या होना चाहिए, अब फ्लैटर होना चाहिए। मीन्स अगर ज़रूरत है तो ए डायरेक्ट डी को अप्रोच कर सकता है, एक फ्लैटर होना चाहिए। ओके, ये था स्केलर चेन। टेंथ क्या है, ऑर्डर, एक क्रम में होनी चाहिए। जो भी चीज़ें, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, एक क्रम में, एक ऑर्डर में होना चाहिए। मीन्स इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मीन्स इंटरनली क्रम में होना चाहिए। फॉर कंट्रोल पर्पस, किस पर्पस के लिए, कंट्रोल करने के लिए, फॉर कंट्रोल पर्पस। और अब क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए कोऑर्डिनेशन के पर्पस से, ठीक है, एक क्रम में, एक ऑर्डर में होना चाहिए कि कंट्रोल के पर्पस से। और अब होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन के पर्पस से, कि एम्प्लॉय से आपस में कोऑर्डिनेट रहें तो काम ज़्यादा अच्छे ढंग से होगा, बेहतर ढंग से होगा। इक्विटी, इक्विटी में क्या पढ़े थे कि जो भी हम अपने मैनेजर के साथ, लो लेवल वर्कर्स के साथ, सबॉर्डिनेट्स के साथ, सुपीरियर के साथ कैसे काइंडनेस के साथ डील करेंगे। मींस जब भी हम उनसे बात करेंगे, हमारे बिहेवियर में, हमारे एटीट्यूड में एक निर्दयता जो होनी चाहिए, जो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत हम भावपूर्वक ढंग से उससे हम डील करेंगे, काइंडनेस होना चाहिए मेरे अंदर। अब क्या है, अब एक ओनरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, अ सेंस ऑफ ओनरशिप क्वालिटी, कि जिसके पास जो क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी है, वो उसको बहुत ही अच्छे ढंग से डील कर पाएगा। ओके, ये था इक्विटी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में इसमें पहले क्या था, ट्रेन करते थे एम्प्लॉयज़ को, एंड इनकरेज them to remain। यहाँ क्या होगा, ऑन गोइंग एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में पहले क्या था कि एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेन करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे टाइमली, ताकि वो हमारे कंपनी में बने रहें, ठीक है, वो एग्जिस्ट करें हमारे कंपनी में टिल देयर लास्ट ब्रेथ। ये था कंपनी का उस टाइम पे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, फेयोल के टाइम पे। अब क्या होना चाहिए,
ऑन गोइंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मीन्स जैसे जैसे हम रिक्रूट करेंगे, मेरे पास एम्प्लॉयज़ आएंगे, पुराने एम्प्लॉयज़ रिटायर होंगे, तो जो भी ऑन गोइंग एम्प्लॉयज़ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए। ट्रेनिंग के साथ साथ फिर जैसे वो काम करो उस हिसाब से उनका डेवलपमेंट हो। सो ये अब होना ऐसा होना चाहिए। बट पहले क्या था कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उन्हीं को ही नई नई ट्रेनिंग दी जाए, उन्हीं को ही इतना इनकरेज किया जाए कि वो हमारे कंपनी में जैसे हैं वैसे ही रहें। ठीक है। थर्ड क्या है, इनिशिएटिव। इसमें क्या था, मैनेजर्स नए नए आइडियाज़ देते थे। मैनेजर्स कंसीव एंड इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज़। प्रीवियसली व्हाट हैपन्स कि मैनेजर जो होते थे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, उनके पास जो आइडिया आया उन्होंने उस आइडिया को बताया, सबके साथ डिस्कस किया, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई और उसी आइडियाज़ के अकॉर्डिंग क्या करते थे उनके एम्प्लॉयज़ काम करते थे। बट अब क्या ट्रेंड होना चाहिए कि वर्कर्स के पास ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। मीन्स वर्कर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, नए नए आइडियाज़ लाएं और उन आइडियाज़ को कौन फॉलो करे, मैनेजर फॉलो करें। ओके, ये सिस्टम अब होना चाहिए, ये इनिशिएटिव में था। लास्ट क्या है मेरा, स्पिरिट द कॉर्प्स। इसमें क्या था, मेंटेनिंग हाई मोरल अमंग एम्प्लॉयज इज इम्परेटिव। इम्परेटिव वर्ड्स को याद रखना, इम्परेटिव। इसमें ये सारी चीज़ें क्या होंगी, डिज़ायरेबल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्परेटिव एंड डिज़ायरेबल। स्पिरिट द कॉर्प्स में क्या था कि मॉरल जो है उनका बूस्ट हो करेंगे टाइमली। इम्परेटिव था मीन्स बहुत क्रूशियल था, बहुत नेसेसरी था, बहुत इम्पॉर्टेंट था। उस टाइम पे एम्प्लॉयज़ को टाइमली मोटिवेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा क्रूशियल था। क्यों? क्योंकि उनको एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी में रिटेन करके रखना था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना नहीं था, उनको रिटेन करके रखना था अपने ऑर्गेनाइजेशन पे। बट अब का क्या ट्रेंड है कि जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ आएंगे वैसे वैसे उनको नई नई ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑन गोइंग एम्प्लॉयज़ मीन्स जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, उनका डेवलपमेंट होगा, वो दूसरी कंपनी में शिफ्ट करेंगे, उनका प्रमोशन होगा। सो अब क्या होना चाहिए, अब डिज़ायरेबल होना चाहिए। मीन्स अभी भी ज़रूरी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मीन्स अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, मे और मे नॉट वाला सिचुएशन है। ठीक है, एसेंशियल नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ डिज़ायरेबल है कि हाँ काम चलाओ है, होना चाहिए ऐसा। ओके, सो ये था हमारा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल मैनेजमेंट, देन एंड नाउ। पहले क्या था, अब क्या होना चाहिए। ये कहाँ था, ये एक बुक में इन्होंने पब्लिश किया था। यूएसए के एक यूनिवर्सिटी, मॉन्टक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं रॉड्रिगेज, उन्होंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए। देन मीन्स पहले क्या था और अब ऐसा होना चाहिए। ओके, 2001 में बुक पब्लिश हुई थी। फर्स्ट प्रिंसिपल से लेकर के 14 प्रिंसिपल्स हम लोग ने कर लिए हैं, देन एंड नाउ। और इन 14 प्रिंसिपल्स का डिटेल में आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने मैसेजेस ड्रॉप कर दीजिए, मैं उसकी भी वीडियो आपको लेके आ जाऊंगी। ठीक है, सो तब तक आप ये रिवाइज़ करिए, पढ़िए, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।